कॉर्नवालिस को दिया गया था, उसे उसे भविष्य के गवर्नर जनरलों को भी भविष्य के गवर्नर जनरलों को भी प्रदान कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया। ठीक है, देखिएगा अगला पॉइंट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट, बंबई तथा मद्रास के गवर्नर के ऊपर बंबई तथा मद्रास के गवर्नर के ऊपर और अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए और अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए और अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को और अधिक शक्तियां प्रदान की गईं, और अधिक शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, और अधिक शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक बात और इसमें, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना में सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तो होंगे नहीं, भारत के से संबंधित जितनी भी निर्णय होनी है अब कहां से होनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से होनी है। सिर्फ व्यापारिक मामला ही अब संभालेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कर्मचारी भी काम कर रहे होंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हो या कर्मचारी हो, उनको क्या देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत यह प्रावधान किया गया, यह प्रोविजन दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारत से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे उनको वेतन दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार अपने पॉकेट से पैसा नहीं खर्च करेगी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं भारत का। तो लिखेंगे इसके तहत, हाँ, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देना जरा, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा उसके कर्मचारियों को उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देना तय किया गया, भारतीय राजस्व से वेतन देना तय किया गया।
वेतन देना तय किया गया। ठीक है। चलिए आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में। कहाँ है पेन? 1813 चार्टर एक्ट 1813 ऐसे लिखेंगे, चार्टर एक्ट 1813। क्या खास है 1813 के चार्टर एक्ट में, ये हम देखने जा रहे हैं। अजीमो शान शहंशाह, समोसा हम ही को खिलाना है जी। एग्जाम कैंसिल हो गया, 30 को कर दिया गया, तो हाँ, कोई बात नहीं, खिला देंगे, चिंता ना करो। मंडे मंडे तक पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद खिला दें। हाँ, उसी पेमेंट में से ना खिलाएंगे। आइए, पहला जो काम किया गया, हाँ ठीक है, चैलेंज हम ये तो सीपीएससी की गलती है ना, मेरी गलती है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत पहली जो प्रावधान की गई, क्योंकि प्रेशर लगातार बढ़ रहा है ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि भाई साहब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली कब तक चलेगा। धड़ाधड़ इंग्लैंड में कंपनियां खुल रही हैं, उसको चाहिए कच्चा माल, और सबसे ज्यादा अगर कुछ खुल रहा है तो सूती कपड़े की कंपनी और जूट की कंपनी, जूट कंपनी। तो कपास और जूट तो चाहिए ना, कच्चा माल क्या चाहिए, कपास और जूट तो चाहिए। और कपास और जूट सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है इस वक्त? भारत में। ऐसे अमेरिका से भी आ रहा है, लेकिन भारत भी कच्चा माल का सप्लायर बनने जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले इन सभी कंपनियों को सप्लाई नहीं कर सकती, इनके पास इतना वर्कफोर्स नहीं है कि ब्रिटेन की सभी कंपनियों को ये क्या कर सके, कपास और जूट का सप्लाई कर सके। तो बार बार यह प्रेशर जनरेट हो रहा है ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि दूसरी कंपनियों के लिए भी दरवाजा खोलिए, ताकि हम कच्चा माल वहां से ला सके। और जब कच्चा माल तैयार हो जाएगा तो अपना माल हम कहां बेचेंगे? ब्रिटेन इतनी बड़ी देश है नहीं, यूरोप में इतना जनसंख्या है नहीं, तो हम सूती कपड़ा बेचेंगे कहां? तो वापस भारत में ही बेचना है। तो भारत का बाजार जब तक नहीं खोला जाएगा तब तक कैसे होगा? अंत में ब्रिटिश सरकार अंत में ब्रिटिश सरकार 1813 के चार्टर एक्ट में भारत का दरवाजा अन्य सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दी। सिर्फ दो चीजों पे कंपनी का एकाधिकार अभी भी बना रहा। किस कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक चाय और चीन। चाइना से होने वाले जितना भी व्यापार था, चाइना से होने वाला जितना भी व्यापार था उस पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार रहेगा। और भारत में होने वाले चाय का जो व्यापार है, चाय, उस पे भी अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही मोनोपोली रहेगा। बाकी चीजों के लिए दूसरी कंपनियों का दरवाजा, दूसरी कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया गया। ठीक है। तो अब जो है बल्क मात्रा में एकदम धड़ाधड़ कंपनियां भारत में आना शुरू हो जाएगी। यहां से एक नया शोषण का दौर, हम अभी चैप्टर, इसके जस्ट बाद हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इतिहास में, हिस्ट्री में। जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाएगी तो हमारी एक चैप्टर खत्म स्टार्ट होगी, इसका नाम है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशों के रहने से भारत पर कैसे आर्थिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश का एक ही लक्ष्य ही है भारत से अधिकतम
मुनाफा कमाना। 1600 ईस्वी में जब उसका पहली बार कंपनी जब स्टैब्लिश हुई, 1600 नहीं 1599 में, हम लोग रटते हैं क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1599 में हुई है। उनको अधिकार पत्र मिला है 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा दोनों के बीच का अंतर। इस बात पे अगर कोई मित्र अगर लुसेंट रट के आया आपका और आपको कुछ उस पे बोला तो लड़ जाइएगा भाई साहब। सितंबर 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। ये ऑलरेडी आपके नोट्स में है, आप रिवीजन नहीं किए वो अलग बात है। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उनको महारानी ने अधिकार पत्र, भारत में कब आए वो? 1608 में। तो भारत में कब आते हैं वो अलग डेट, कंपनी कब एस्टैब्लिश होती है अलग डेट, अधिकार पत्र कब मिलता है अलग डेट। तो भारत में जब से वो भारत में आए 1608 में, और भारत छोड़ के गए 1947 में, उनका एक ही लक्ष्य था, वो है प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो यहाँ के लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे? तो अगला चैप्टर हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि क्या क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है भारत के ऊपर। जैसे देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने कैसे ड्रेन थ्योरी दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और बताया कि 1867-68 में जो भारत 20 रुपए साल में कमाता था, 1899 आते थे 18 रुपया हो गया। ये ज्यादा नहीं दिखता है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अंतर है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं इसको। तो भारत की दरवाजा खोल दी गई किसके लिए? दूसरे ब्रिटिश कंपनियों के लिए। लेकिन किसका मोनोपोली बरकरार रहा? चाय और चीन का। साथ ही 20 वर्ष के लिए और इनका शासन बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए भारत में ये और ज्यादा शासन कर सकते थे। कौन सा शासन? प्रशासनिक रूप से भारत का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी में। जो बंगाल पे अधिकार किया, जो महाराष्ट्र पे अधिकार किया, जो अन्य क्षेत्रों पे ये अपना विस्तार करते जा रहे हैं, एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, उस पे किसका कंट्रोल रहेगा? अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल रहेगा। तो 20 साल के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया, बोला कि 20 साल तक और रखिए, 20 साल के बाद देखते हैं कि आपका शासन, आपके हाथ से शासन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? यहां पे ध्यान दे दो, यहां पे ध्यान दे दो। जब पढ़ा रहे हैं डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ाते वक्त, बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता। जब पहले से पढ़ ले हैं, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, अब चूंकि भारत से राजस्व वसूल रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, तो कुछ तो भारत के लिए करना पड़ेगा ना। सारा पैसा वसूल के तो अपने घर नहीं ले जा सकते। तो प्रावधान किया गया इसमें कि भारत के लोगों पर, भारतीय शिक्षा पर, भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए, भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या करेंगे हम? 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। बाप रे, 1 लाख रुपया खर्चा कर देगा भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए। लेकिन समस्या यहां पे फंस गई। ब्रिटेन में 2 गुट बन गए, 2 अलग अलग कैटेगरी बन गई। एक गुट कह रहा है कि भारत में जो एजुकेशन की जो स्ट्रीम होनी चाहिए, जो भाषा होनी चाहिए पढ़ाई की, वो होनी चाहिए इंग्लिश। हमें किस भाषा में वहां पे पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए? इंग्लिश। वहां के लोगों को इंग्लिश सिखाना पड़ेगा। तब हमारी तरह एक थ्योरिकल मैन में था, व्हाइट मैन बॉर्डर थ्योरी, हमारी तरह बनेंगे तब ना सीखेंगे कैसे नई सभ्यता में जीना है। तो हमारी सभ्यता, हमारी तौर तरीके, हमारे संस्कृति सीखनी पड़ेगी ना। मैकाले ने कहा कि हम ऐसे भारतीयों की फौज खड़ी करने जा रहे हैं जो चेहरे से काले होंगे, रंग से काले, लेकिन सभ्यता, संस्कृति, तौर तरीके से अंग्रेज होंगे। ठीक है? तो ब्रिटेन में 2 गुट बन गया। पूरा ब्रिटेन 2 अलग अलग वर्गों में बट गया। एक कह रहा है कि भारत में कौन सी शिक्षा पद्धति लानी चाहिए? इंग्लिश मीडियम लानी चाहिए। और एक जो वर्ग है वो मानता है कि भारत में चीजें हम लोगों को सिखानी है, पश्चिमी चीजें ही, वेस्टर्न चीजें ही सिखानी है, बट वर्नाकुलर लैंग्वेज इट मींस कि जो स्थानीय भाषा है, जिस स्थान की जो स्थानीय भाषा है,
जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी है तो उस चीज को भोजपुरी में लागू किया जाए, मिथिलांचल में मैथिली है तो मैथिली में लागू किया जाए, है ना। आपके यूपी में खड़ी बोली की भाषा है, ब्रज भाषा है, हिंदी भाषा है, जाट आपकी जो जाट बोलते हैं, जाट कौन सी भाषा बोलते हैं? हरियाणवी, हरियाणवी भाषा है। पढ़ाना छोड़ दें, क्या चल रहा है, जोक चल रहा है यहाँ पे। पढ़ लो तुम लोग पहले, बैठ जाते हैं हम, पढ़ लो तुम लोग पहले, कर लो तुम लोग अपना पहले, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। जब पढ़ा रहे होते हैं, कितनी बार मना किया कि पढ़ा रहे होते हैं उस समय डिस्ट्रक्शन हमको नहीं चाहिए। क्या? चलो, कहाँ पे हम लोग, क्या पढ़ा रहे हैं? भाषा पे। ये बहस जो चला वो अगले 15-20 साल तक ये बहस होता रह जाएगा। किसी एक मुद्दे पे सहमति तो बने, तो ये 1 लाख रुपए खर्च होगा ही नहीं, ये बजट कब में पास होके रह जाएगा। ये प्रोविजन तो की जाएगी 1 लाख रुपए की, लेकिन ये कभी खर्च होगा ही नहीं। कब तक खर्च नहीं होगा? 1835 तक, 1835 तक कोई खर्च नहीं होगा। 1835 में मैकाले समिति बनेगा, वो जाकर के निर्णय लेगा कि हाँ भारत में इंग्लिश माध्यम को लागू करना है, उसके बाद से खर्च होना शुरू होगा। शुरुआत में इतनी बहस हो रही है, इतना विवाद का विषय है कि भारत में किस भाषा में लागू किया जाए शिक्षा। 1 लाख रुपए खर्च करना है, लेकिन सही तरीके से खर्च करना है। इसमें ये लोग अगले 15-20 साल निकाल देंगे। ठीक है, तो अब ये तो लेकिन जानना है कि इन्होंने कितने का प्रावधान किया, कितनी की प्रोविजन की गई? 1 लाख रुपए की प्रोविजन की गई है। दूसरा, अब आते हैं आगे। क्योंकि ये अंग्रेज व्यापारी हैं, अंग्रेज क्या है? व्यापारी हैं। इनको धर्म से मतलब नहीं है तो क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, लेकिन इनका अल्टीमेट एम सिर्फ मुनाफा कमाना है। भारत में डेनिश हो, पुर्तगाली हो, क्यों फेल कर गए? क्योंकि ये व्यापार के साथ साथ धर्म को भी थोपते थे यहाँ के लोगों पर। धर्म को भी थोपा ना। पुर्तगालियों ने क्या किया? हिंदू और मुस्लिमों को पकड़ पकड़ के मुसलमान ईसाइयों में कन्वर्ट कराया। सेंट जेवियर नाम भी है, सेंट जेवियर के नाम से स्कूल भी है, बहुत सारी स्कूल्स भी चलती हैं। तो सेंट जेवियर से वो अकेले 10 लाख लोगों को, 10 लाख हिंदू और मुसलमानों को ईसाई धर्म में बदल दिया। तो अंग्रेजों ने अपने पूरे करियर में अभी तक इस धर्म को लेके कुछ नहीं किया है। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश मिशनरियों को, ब्रिटिश ईसाई मिशनरी जो हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, उनको भारत आने की इजाजत दे दी गई। ईसाई मिशनरीज जो हैं, मिशनरी स्कूल आज देखें कितना सारे मिशनरी स्कूल होते हैं। मैंने भी शुरुआत की पढ़ाई मिशनरी स्कूल में ही की है। तो ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाजत दे दी गई, और न सिर्फ इजाजत दी गई, इनको अपने धर्म के प्रसार के लिए भी किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार का उपाय करने की परमिशन दे दी गई। और इनको संरक्षण कौन देगा? इनको प्रोटेक्शन कौन देगा? भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको प्रोटेक्शन देगी। तो देखेंगे हम 1857 की क्रांति जो पढ़ रहे हैं, और सामाजिक धार्मिक जो कारण हम देखेंगे, उसमें एक चीज छूट गया है। यह सैनिक इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि छावनियों में ईसाई मिशनरी जा करके, ये हम बताए थे शायद आपको, छावनियों में ईसाई मिशनरी जा करके अपने धर्म का गुणगान कर रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम धर्म की बुराई कर रहे हैं। तो ये कब आए? 1813 में इनकी एंट्री हुई है भारत में। ये भारत में बस सकते हैं, भारत में अपनी आश्रम कह रहे मतलब अपनी मिशनरीज को स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसके एक्सपेंशन को, उसको बढ़ाने के लिए किसी भी उपाय को वो अपना सकते हैं,
वो साम दाम दंड भेद वाली जो नीति है कुछ भी कर सकते हैं उसको। प्रोडक्शन के लिए कौन है यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे बढ़े तो लिखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लिखेंगे पहला पॉइंट, कंपनी के अधिकार को, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। पुनः बढ़ा दिया गया। पुनः बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, चाय और चीन के व्यापार पर, चाय और चीन के व्यापार पर, गर्मी क्यों बढ़ गई भाई? हमको एक्सट्रीम गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार के अतिरिक्त, एकाधिकार के अतिरिक्त अन्य सभी व्यापार पर से, अन्य सभी व्यापार पर से, अन्य सभी व्यापार पर से कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अन्य सभी व्यापार पर से कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, लिखिएगा, अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी, अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी, अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी भारतीय बाजार में प्रवेश की इजाजत दे दी गई। भारतीय बाजार में प्रवेश की इजाजत दे दी गई। भारतीय बाजार पर, भारतीय बाजार में प्रवेश की इजाजत, भारतीय बाजार में प्रवेश की इजाजत दे दी गई, अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके तहत भारत में शिक्षा पर, इसके तहत भारत में शिक्षा पर, भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज, खोलियो बालक, धक्का दो देह में जान है तो। अगला पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को, मिशनरी यहां पर लिखा हुआ मिशनरी, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई।
ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई तथा तथा उन्हें भारत में अपने धर्म के प्रसार के भारत में अपने धर्म के प्रसार के अधिकार दिए गए। भारत में अपने धर्म के प्रसार के अधिकार दिए गए। That's all in Charter Act 1813. So we will move forward in Charter Act 1833. ये लास्ट चार्टर है, ये चार्टर एक्ट में लास्ट चार्टर हम लोग देखेंगे, चार्टर एक्ट 1833 एंड देन वी विल फॉरवर्ड टू अधिनियम एक्ट। आप मित्रों में अगर कोई भी बालक, आप सब, आपका कोई मित्र हो या आप में कोई जो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में कुछ काम करना चाहता हो और उसको मिनिमम हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आता हो, अगर आप में होंगे, बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, या इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है, और साथ साथ ऑफिस का वर्क करना जानता हो, एमएस ऑफिस पे तो कमांड हो ही उसकी, तो ऐसे कोई लड़का होगा, हाँ, हिंदी टाइपिंग छोड़ के, हिंदी ही तो सबसे ज्यादा चाहिए, इंग्लिश मीडियम का तो अभी बैच शुरू कर रहा हूँ, हाँ, तुम कर लेता है सच्ची में, पीपीटी बना लेगा पावर पॉइंट में, पीपीटी बना लेगा एमएस पावर पॉइंट में, वर्ड में तो, वर्ड में टाइप होगा ना, पीपीटी, उसको पीपीटी में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइप, क्योंकि हमें चाहिए ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए जो हम कंटेंट लिख के दें उसको टाइम से कंप्लीट करके मेरे पास सेंड कर दे, ताकि हम ऑनलाइन में, क्योंकि अब चूंकि लाइटनिंग का, संडे को लाइटनिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, सोनू को बुलाए थे पीवाई सॉल्यूशन वाले को, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, लोकल लोकल वेंडर है वो स्मार्ट क्लास का, तो अभी आवाज इसीलिए आवाज चेक करने के लिए स्पेशल भेजे थे कि जाके माइक लेके आओ, अभी आवाज चेक करेंगे, वो सेट आउट करके गया है, और संडे को लाइटनिंग वाइटनिंग ठीक करेगा वो, क्योंकि लाइटनिंग अभी भी, मतलब अभी इस पे तो ठीक आ रही है, लेकिन जैसे ही व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है वैसे ही ब्लैक हो जा रहे हैं हम, है ना, तो ब्लैक हो जा रहे हैं, इसलिए तो दिक्कत होगी, ये होगा कि परछाई दिख रहा है खाली मेरा, तो लग रहा है कि परछाई बोर्ड पे पढ़ा रहा है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, परछाई बोर्ड पे पढ़ा रहा है, टीचर का चेहरा ही नहीं दिख रहा है, क्या जी, अच्छा नहीं कॉन्सेप्ट है। बहुत घोस्ट हो जाएगा क्लास, अब घोस्ट, तो ऐसे सच्ची में करेगा तुम, तो को अपने कोई मित्र होगा तो देखो, कोई पार्ट टाइम करना चाहता हो जिसको टाइपिंग आता हो, ठीक है, क्योंकि सीरियसली हमको चाहिए, अकेले लिख के कितना हम करेंगे, टाइप रहेगा तो उसको डिस्क्राइब करना ज्यादा आसान है। पढ़ लो बेटा, बीपीएससी का एग्जाम है, बाद में कर लेना, तुम पहले फोकस करो स्टडी पे, अभी आ रही है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का पेपर आने वाला है, 80% से कम आ गया तो समझ जाना, तुम्हारा मार के पिपनी फोड़ देंगे, 80% से कम अगर आ गया फर्स्ट पार्ट में तो, सारे सब ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में जो सब्जेक्ट्स जितने मार्क्स के होंगे, हाँ टोटल में, चलो 1833 का चार्टर एक्ट, कुंदन समझ में आया, 33 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, आइए, ओके, चार्टर एक्ट, बड़ी शानदार चार्टर है ये, भारत के इतिहास को बदल देने वाला चार्टर है ये, चार्टर एक्ट 1833, पहला बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो अब क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ नाम से नहीं बनाया जा रहा है, काम से भी बनाया जा रहा है,
भारत का गवर्नर जनरल जब बनाया गया तो काम से भी बनाया गया। पहला गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लॉर्ड वाह 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 वाह, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का, बंगाल का, हम इसको लिख सकते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड, इंग्लिश में लिख रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेजी शासन के इतिहास में मात्र दो ही ऐसे गवर्नर जनरल या वायसराय हुए हैं जो सबसे ज्यादा लिबरल थे। एक थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और एक थे लॉर्ड रिपन, आएंगे 1882 में, उस समय भी समय है उसमें। तो ये सबसे लिबरल ऐसे वायसराय जो सच में भारत के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हो। और ये तब तब हुआ जब ब्रिटेन में लिबरल गवर्नमेंट रही हो, उदारवादी पार्टी की सरकार रही हो। कंजर्वेटिव पार्टी की जब तक जब जब सरकार रही है वहां पे, तब तक भारत के लोगों पे नकेल कस दिया गया है ना। चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी का था, वो चाहता ही नहीं था भारत को आजाद करना। चर्चिल जब हार गया चुनाव में, द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बावजूद भी हार गया, तब जाकर के उदारवादी सरकार वहां पे आई, उदारवादी सरकार ने भारत को आजाद किया। चर्चिल तो पक्ष में ही नहीं था, किसी कीमत पे हम भारत को आजादी नहीं देंगे, ठीक है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ? और इसी तरह से हम कर देंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का और भारत का प्रथम। तो मैंने बोला इसको सिर्फ नाम से नहीं बनाया गया, काम से भी बनाया गया। इट मींस पहले बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल के पास थोड़ी बहुत पावर जो थी कानून बनाने की, इट मींस लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति, कानून बनाने की जो पावर होती है उसको लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं विधायी शक्ति, जो कानून बना सके। हमारा विधानसभा है, विधानसभा कानून बनाता है, संसद पार्लियामेंट कानून बनाता है, विधायी शक्ति उसके पास है, लेजिस्लेटिव पावर है। तो पहले तो सिर्फ जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वही लेजिस्लेटिव का भी काम कर रहा है, इट मींस कानून को इंप्लीमेंट करने का काम, धरातल पे उतारने का काम, और वही गवर्नर जनरल इन काउंसिल कानून बनाने का भी काम कर रहा है। मतलब कानून बनाने का और कानून को धरातल पे उतारने का काम दोनों किसके हाथ में है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथ में। अलग से कोई बड़ी बॉडी नहीं है, या 1853 में जाके एक अलग बॉडी का फॉर्मेशन होगा जिसका काम कानून बनाने का होगा। अभी 1833 में हम है। तो बंबई और मद्रास के गवर्नर के पास जो थोड़ी बहुत बची खुची जो लेजिस्लेटिव पावर थी, कानून बनाने की जो शक्ति थी, वो भी छीन लिया गया और पूरी तरह से बंबई और मद्रास के गवर्नर को सबऑर्डिनेट बना दिया गया। किसका? भारत के गवर्नर जनरल का। अब कोई भी डिसीजन बंगाल मद्रास के गवर्नर को या बंबई के गवर्नर को किसी भी प्रकार का डिसीजन अगर करना है तो पहले किससे पूछना पड़ेगा? भारत के गवर्नर जनरल से। भारत का गवर्नर जनरल कहां बैठा हुआ है? कोलकाता में बैठा हुआ है, ठीक है। सारी की सारी पावर्स छीन ली गई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पावर क्या हुआ? सेंट्रलाइज्ड हो गया। सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकृत हो गया। केंद्रीकृत का मतलब एक व्यक्ति के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया, एक व्यक्ति के हाथ में पावर दे दिया गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? पावर का बंटवारा कर दे। जैसे हमारे इस समय पावर का बंटवारा है, एक आदमी के हाथ में पावर है नहीं, तो ज्यादा बेहतर कौन है? पावर को बांट देना ना। एक आदमी के हाथ में पावर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेट हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा, हिटलर की तरह हो जाएगा, है ना। खैर, तो यहां पे हमने क्या देखा कि प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर चलाने के लिए सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में दे दी गई? भारत के गवर्नर जनरल को। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी को बदल दिया गया भारत के गवर्नर जनरल में, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार प्रश्न, एक बच्चा पढ़ा रहे थे दिल्ली में, पूछ दिया प्रश्न, आप लोग भी पूछना चाहिए था कि क्यों बंगाल के ही गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? क्यों बंबई को नहीं बनाया गया? क्यों मद्रास के गवर्नर को नहीं बनाया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? बताओ।
क्षेत्र नहीं, बम्बई का क्षेत्र आपको पता होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था हम देखेंगे, रैयतवाड़ी सिस्टम 51% क्षेत्र पे लागू किया जाएगा, और 51% वो क्षेत्र दक्कन का क्षेत्र है जहां पे मद्रास और बम्बई है। क्षेत्र वाइज का बात मत कीजिए, क्षेत्र वाइज उधर ज्यादा है। तो क्यों क्यों बंगाल को ही के ही अधीन किया गया? क्योंकि बंगाल वो क्षेत्र है, सिर्फ बड़ा होने से नहीं, बंगाल वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा राजस्व आ रहा है। बंगाल सबसे ज्यादा पैसा दे, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है इंग्लैंड वालों को। इस कारण से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। इधर की भूमि इधर की लैंड क्या है, ज्यादा फर्टाइल है ना, यहाँ की उर्वर ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा खेती हो सकता है, और जितना जितना ज्यादा खेती होगा उतना ही ज्यादा टैक्स बनेगा। दक्कन दक्कन की जो लैंड है वो उतनी ज्यादा फर्टाइल, उतनी ज्यादा उर्वर नहीं है, उर्वरता उसके भूमि में उतनी नहीं है। और सबसे ज्यादा बात, वहां पे ऊंची नीची पहाड़ियां बहुत ज्यादा है, पहाड़ियां बहुत ज्यादा है, खेती उतना ज्यादा मात्रा में होता नहीं है। ठीक है। इस वक्त भी देखो तो भारत का 60% गेहूं कौन उत्पादित करता है? 60% गेहूं सिर्फ दो राज्य मिलकर उत्पादित करता है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। जितना अंत्योदय योजना में ये जो 5-2 रुपए 1-1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा था कोरोना में, सब कहाँ का गेहूं था? सब पंजाब का गेहूं था। ठीक है। क्या हुआ? आगे बढ़े तो जरा पहले इसको नोट डाउन कर लो ना, एक पहले लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो। इस अधिनियम की ऐसे लिखेंगे, 1833 के अधिनियम में 1833 के अधिनियम में 1833 के अधिनियम में मैकाले मैकाले 1833 के अधिनियम में मैकाले तथा जेम्स मिल सबसे लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है, उदारवाद का कॉन्सेप्ट पता है ना, जेम्स मिल का शुरुआत किया हुआ है। जेम्स मिल जेम्स मिल 1800, हाँ क्या लिखा, 1833 के अधिनियम में जेम्स मिल मैकाले तथा जेम्स मिल के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लिखेंगे, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लिखेंगे, पहला पॉइंट, भारत का प्रशासन भारत का प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया गया, को केंद्रीकृत कर दिया गया। भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया गया, दैट मीन सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। केंद्रीकृत कर दिया गया, ब्रैकेट में अगर इंग्लिश वर्ड चाहिए तो सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है ना, केंद्रीकृत ऐसे लिखेंगे, केंद्रीकृत, केंद्रीकृत कर दिया गया। लिखेंगे, अब भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। कौन था पहला?
हो गया। लिखिएगा, इन दोनों पॉइंट लिख लियो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ए बाबू, सुबह के नोट से हूबहू मत मिलाना। सुबह के नोट से हूबहू मिला रहे हो, नहीं मिलेगा। यही तो खासियत है मेरे नोट्स की, बातें वही होंगी, भाषा अलग होगा। जी। मोतिहारी में इकलौते ऐसे टीचर होंगे जो बैच वाइज नोट्स चेंज हो जाता है, भाषा बदल जाता है, वरना यहाँ पे रटा रटाया नोट्स तैयार है। सुबह में एक लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आया, बताया थे ना। अब लड़का इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश उसकी अच्छी है नहीं, फिर भी वो कोशिश कर रहा है इंग्लिश मीडियम पढ़ने। ठीक है, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी इंग्लिश उसकी नहीं है, हाँ, फिर भी उसको इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना है। ठीक है, हाँ, वो भी यूपीएससी का। ठीक है, हम उसको अभी बोले हैं कि वोकैब को मजबूत करो, वर्ड्स का कलेक्शन बढ़ाओ, है ना। रोज किसी किसी टॉपिक पे 10 लाइन 15 लाइन लिखने की हैबिट डालो। आप लोग को भी यही बात है। हिंदी की शुद्धता एग्जाम में चाहिए। का की के रा रे री के लिए का मतलब शब्द, वर्षा हो रहा है या वर्षा हो रही है, ठीक है, आपकी हिंदी अच्छी है। तो ये सब बहुत मायने रखता है मेंस के राइटिंग में। कंटेंट, कंटेंट और कंटेंट को कैसे सजाते हैं। खाना सेफ जानते हैं, सेफ गार्निश करता है खाने को, बहुत ऐसे सजाता है। वही नॉर्मल सा ही खाना आपको घर में मम्मी या कोई भी बना के देगा, सजाया हुआ खाना मिलता है किसी घर में, हम आगे पीछे जो है फूल पत्ती से सजा हो जाके, नहीं ना। वही वही खाना सेम, खिचड़ी ही खाओ ना तुम, जाकर रेस्टोरेंट में खिचड़ी खाओ, देखो कितना अच्छे से अरेंज करके देगा खिचड़ी। ठीक है, तो चीजों को कैसे अरेंज करते हैं ये मायने रखता है मेंस राइटिंग में। और उसमें ग्रामर और शुद्धता, मात्रा की, तो बहुत बहुत टफ नहीं है। मैंने एक बच्चे का हिंदी राइटिंग सुधरवा दिया, उसकी राइटिंग भी सुधरी और शुद्धि भी सुधरी। क्या करता था रोज, मैंने क्या कर दिया था उसको, रोज एक पेज, तुम किसी भी सातवां आठवां नौवां दसवां कहीं का भी एक हिंदी का किताब उठाओ और एक पेज देख देख के उतारो, देख देख के, एक पेज देख, एक पेज रोज लिखो, अपने आप तुम कहीं देखेंगे आप ही लोगों में कोई नीति ऐसे लिखेगा। नीति, अगर नीति का शब्द लिखना है तो कोई लिखेगा नीति ऐसे, कोई लिखेगा नीति ऐसे, कोई लिखेगा नीति ऐसे, सबकी नीति अलग हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। ये कब आएगा, रोज 10 मिनट का काम है। अगर आपको लगता है कि हिंदी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप किसी भी 10वीं 11वीं 12वीं की हिंदी की बुक उठाइए और रोज एक पेज देख के उतारिए, अपने आप आपकी हिंदी सही हो जाएगी, कहीं गलती नहीं होगा, आपकी अशुद्धि नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यह प्रयास तब तक करना जब तक आपका मेन आंसर राइटिंग चलते रह रहा है। बात समझ रहे हैं, 10 मिनट का काम है बस। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अगला पॉइंट आइएगा, लिखिएगा। तो अब बंगाल, इवन बंगाल भी, न सिर्फ, क्योंकि अब तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया ना, तो इवन बंगाल, मद्रास, मुंबई और इसके अतिरिक्त अन्य सारे प्रदेश, जैसे अवध, अवध इनडायरेक्टली, अभी अवध में राजा है, फिर अवध भी इनडायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ गया, भारत के गवर्नर जनरल, क्योंकि सहायक संधि एक्सेप्ट किया है ये, है ना। राजपूत स्टेट्स सब भारत के गवर्नर जनरल के अंदर में, पूरा का पूरा महाराष्ट्र जो मराठा स्टेट था, सिंधिया, होलकर, भोसले, सब किसके अंडर में, भारत के गवर्नर जनरल में। समझ रहे हैं, सारे के सारे प्रदेश अब किसके अंदर में आ जाएंगे, भारत के। तो लिखेंगे बंबई, मद्रास, बंगाल, बंबई, मद्रास, बंगाल तथा अन्य सभी प्रदेश, अन्य सभी प्रदेश
गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत के अभी बताया ना, कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। किससे? बंबई से, मद्रास से, अन्य सभी प्रदेश से। देखेंगे इसका मतलब क्या कि कानून बनाने की पावर भी सेंट्रलाइज्ड हो गई है। किसके पास सेंट्रलाइज हो गई है? गवर्नर जनरल के पास, है ना। तो लिखेंगे कानून बनाने की शक्ति को भी केंद्रीकृत कर दिया गया। कानून बनाने की शक्ति को भी केंद्रीकृत कर दिया गया। कानून बनाने की शक्ति को भी केंद्रीकृत कर दिया गया। केंद्रीकृत कर दिया गया। देखेंगे अब इसी में, अब गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद, अब गवर्नर जनरल तथा कार्यकारिणी परिषद संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती थी। कानून बनाने का अधिकार रखती थी। ठीक है। अच्छा, अब 20 साल 1793 से जो 20 साल का चला था, कि 1793 में बढ़ा दिया गया 20 साल के लिए इनका कार्यकाल, भारत में प्रशासन। फिर 1813 में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1833 में फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया कि 20 साल तक और भारत में अब शासन संभाल सकते हैं। लेकिन यहां पे ट्विस्ट ये है कि 1813 में तो चीन का नहीं चल रहा है भाई, अच्छा इधर से चल रहा है। 1813 में जो चीन, चीन और चाय दोनों के व्यापार पे तो अभी भी एक अधिकार किसका बना हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक अधिकार बना हुआ था, मोनोपोली था ना। बाकी सबके लिए दरवाजा खोल दिया था, बाकी ब्रिटिश कंपनियों के लिए। लेकिन चाय और चीन पे अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार, मोनोपोली है। 1833 में इसको खत्म कर दिया गया। अब किसी भी व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली, मोनोपोली नहीं रहेगी। सिर्फ भारत में प्रशासन संभालेगा। क्या होगा अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एक प्रशासनिक निकाय बन गई। वो भारत में सिर्फ क्या करेगी? प्रशासन संभालेगी। व्यापार पर से उसका कंट्रोल खत्म। अब कोई भी कंपनी आकर के भारत में व्यापार कर सकती है। ठीक है जी। कौना विदेश से बजा के आयल बड़ो। चीन का नाम जानते नहीं को? चीनी, चीन से चीनी, चीन से चीनी हो गया। ओ, कॉम्बिनेशन आप खोज रहे हैं चाय और चीनी का? दूध का भी कॉम्बिनेशन खोज लीजिए। चाय और चीन देश की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो 20 वर्ष के लिए शासन, इनका कंट्रोल बढ़ा दिया गया, लेकिन इनके व्यापार पर से कंट्रोल खत्म। लिखिएगा पॉइंट। कंपनी का भारत के शासन पर अधिकार, कंपनी का भारत के शासन पर अधिकार, कंपनी का भारत के शासन पर अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार,
कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक बलुआ व्यापारी को ले खाली खाला। मेरा ही ठीक हुआ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिए, हिंदी मीडियम में भी पढ़ लिए हम। नर्सरी से लेके 8वां तक हिंदी मीडियम में, नहीं 7वां तक, और 8वां से 10वां जिला स्कूल में इंग्लिश मीडियम में। मेरा इंग्लिश भी अच्छा हो गया, हिंदी मीडियम हिंदी भी अच्छा हो गया। नर्सरी से 7 तक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई है। मतलब यहाँ पे सेंट थॉमस करके है, वहाँ पे जितने टीचर्स हैं वो सब केरला के हैं। तो वहाँ पे मतलब KG 1 से लेकर के क्लास 7 तक रेगुलर क्लासेस। तो वहाँ पे मेरी बेस मजबूत हो गई इंग्लिश की, और हिंदी मेरा ठीक हो गया जिला स्कूल में जाकर। तुम भी जिला स्कूल में पढ़ा है? हाँ, हम लोग के समय में जिला स्कूल का एक प्रिंसिपल होता था, बाप रे बाप, जब हाँ DN पांडे, देवेंद्र नाथ पांडे, भाई साहब जब निकल जाए, कितना भी उत्पाती बच्चा मचाता, उत्पात मचा रहा हो, देख लिया कि DN पांडे क्वार्टर से निकल गए तो सब रेस, सब गायब। और एक हुए हमारे यहाँ एक एक प्रिंसिपल हुए राम नरेश सिंह, पता है कहानी बताएं आप लोगों को? राम नरेश सिंह का कहानी नहीं बताएं? ये तो इतना बड़ा तो, अरे गोविंदा उसको, प्रकाश फिजिक्स के टीचर थे, क्या बोले, बताए थे, पहले के क्लास था, प्रकाश लाइट चैप्टर पढ़ना है, मैं प्रकाश की जो रास्ता होती है वो सीधी रेखा में चलती है, वो संकरी से संकरी गलियों से भी पास कर सकती है। तो हमारे गोविंदा दोस्त हैं, कहा सर आप कैसे पास करिएगा उस संकरी गली से? उसके बाद तो उसको संकरी गली से वो पास कराया ऐसा उसको कि फिर दनादन दनादन। एक हम लोग के यहाँ थे तो YKM, यदुवंश कुमार मिश्रा, बेचारे इनका इनका इनके 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 परिवार का हिस्ट्री बड़ा खराब हो गया। इनकी पतोह जो है इनके बेटा को मरवा दी, बड़ी फेमस घटना थी अगरवा में। तो YKM संस्कृत के बेस्ट टीचर, इनसे बेस्ट मैंने कभी कोई टीचर को देखा नहीं संस्कृत पढ़ाते हुए। और ये आदमी ऐसा था कि अगर उसके यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो तो भाई साहब पास करना मुश्किल है। तो जब एग्जाम नजदीक आता था तो कहते सर ट्यूशन आना है आपके यहाँ। हाँ, नाम लिखवा दो रे, नाम लिखवा दो। कौन सेक्शन में पढ़ता है सर? B सेक्शन में। रोल नंबर लिखवा, मैंने सर 17। अच्छा ठीक है, बोरा लेके आ जाना, बोरा लेके आ जाना शाम में 4 बजे। जगह नहीं, बोरा बिछा के नीचे पढ़ाएंगे। हो गया, नाम लिखवा दिया, कौन जा रहा है, पास कर गए। एक लड़का लिख दिया, एक आंख से ना वो, मतलब देख रहे हैं ऐसे, लेकिन देख रहे होते हैं ऐसे, कंडेड़ा जो होता है कंडे, तो फर्स्ट डे लिख दिया YKM कंडेड़ा। संस्कृत पढ़ाते थे तो लिख दिया कोई बोर्ड पे YKM कंडेरा। ठीक है। अभी जो है, जब हम लोग जब घुसे संस्कृत पढ़ाने तो एक लड़का कराया, राकेश नाम का लड़का है, दोस्त है हम लोग का, तो लिखा कोई और था। सर अब नहीं देखे, बोर्ड पे नहीं देखे, घुसे ऐसे खड़े हो गए। अरे सर देखिए ना बोर्ड पे क्या लिखा है। क्या लिखा है रे, क्या लिखा है? ऐसे बोलो क्या लिखा है? सर लिखा है YKM कंडेड़ा हो। तो अब देखो, इधर आओ, इधर आओ रे। मिला के उसके बाद जो उसका, तो हम लोग सीख लिए थे उनका जो है ना, दायां हाथ, दायां वो कान पकड़ते थे तो दाहिने हाथ से कान उनका खूब पकड़ लेता था, बायां हाथ से उनका कान नहीं पकड़ता था, तो हम लोग बाएं तरफ जाके खड़े होते थे कि पकड़िए कितना कान। वो बुलाते भी थे कि इधर से आओ, तो हम लोग नहीं जाते थे कि ना नहीं आएंगे उधर, इधर से मारना है तो मार लीजिए आप। है ना। हम लोग का 8 9 10 बहुत बेहतरीन बीता है। जिला स्कूल में आम का पेड़ है, हम लोग नमक लेके जाते थे कि टिकोला तोड़ तोड़ के खाएंगे हम लोग, है ना। खैर ये, तो हाँ, तो ये वाला लिख लिया आप लोगों ने? कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन पर से भी पूर्णतः समाप्त कर दी गई। चाय और चीन पर से भी
पूर्णतः समाप्त कर दी गई। ठीक है, देखिए जी, पहली बार इस अधिनियम में यह बोला गया कि किसी भी भारतीय, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ अंग्रेजों के रहने से तो भारत का शासन चलता नहीं, भारतीयों की तो सम्मिलित भारतीय चाहिए ही चाहिए शासन चलाने के लिए। इवन कम से कम क्लरिकल क्लैरिकल लेवल पे तो जरूर चाहिए। अपर जो जो हायर पोस्ट होता है उस पे भारतीय की नियुक्ति नहीं अभी भी होगी, 1833 के चार्टर में नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम यह प्रयास जरूर होगा कि जो नियुक्ति हो रही है वो बिना जाति, बिना धर्म, बिना रंग, बिना किसी भेदभाव के जो है नियुक्ति की जाए। उसके लिए एक धारा 87 बनाया गया, इसी इसी चार्टर एक्ट में एक आर्टिकल 87 बनाया गया। इस आर्टिकल 87 के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो भी नियुक्ति होगी शासन में वो बिना किसी जाति, धर्म, रंग के भेदभाव के आधार पर होगी। ये नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे भारत इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जिसके द्वारा जाति, धर्म या रंग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई जिसका कार्य भारतीय कानूनों को सूचीबद्ध करना था। भारतीय कानूनों को सूचीबद्ध करना था। भारतीय कानूनों को सूचीबद्ध करना था। लिखेंगे अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में इसको कार्यकारिणी भी कहा जाता है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल ब्रैकेट में लिखिए कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल ब्रैकेट में लिखिए कार्यकारिणी में विधि बनाने के लिए, विधि मतलब कानून बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए चौथे सदस्य के रूप में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। चौथे सदस्य के रूप में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। और एक और पॉइंट है, लिखेंगे लास्ट पॉइंट, 1833 के ऐसे लिखेंगे, इसके तहत भारत में दासता समाप्त करने की आज्ञा दी गई। दासता मतलब गुलामी। इसके तहत भारत में दासता समाप्त करने की आज्ञा दी गई। एक टर्म है, लिखना नहीं है लेकिन समझ लीजिए, खत्म है अब, इसके बाद कल करेंगे। लिखना है 18 इसके तहत भारत में दासता समाप्त करने की आज्ञा दी गई। एक चीज है,
बड़ी आराम मुद्रा में बैठे हुए हैं, सोफा वोफा लगवा दें, उज्जवल को बोल रहा हूं। पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट में यह कोशिश की जाएगी कि भारतीयों के लिए भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित की जाए। 1833 के चार्टर में यह डालने की कोशिश की जाएगी ब्रिटिश सरकार की तरफ से। मैकाले सिफारिश करेगा कि भारतीयों को भी हक मिलना चाहिए सिविल सर्विसेज की एग्जाम में बैठने की और उनको हायर पोस्ट पे जाने की। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, जो कंपनी का हेड मुख्य कार्यकारिणी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो इतना ना हंगामा कर दिया कि ना 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 ना, ये तो होने नहीं देंगे हम, जो भी अधिकारी जाएगा वो हम भेजेंगे। क्योंकि अभी तक कंपनी के हाथ में कंट्रोल है, तो जो भी अधिकारी हायर पोस्ट पे जाएंगे वो किसके थ्रू जाएंगे? कंपनी के थ्रू जाएंगे। तो मैकाले कोशिश कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक परीक्षा की आयोजन की जाए और इस परीक्षा के माध्यम से भारतीयों को भी मौका मिले। लेकिन 1833 के चार्टर में यह संभव नहीं होगा, लेकिन देखेंगे 20 साल के बाद 1853 में यह संभव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बाकी देखेंगे कल। मिलते हैं हम लोग फिर, कल हिस्ट्री है ना।